प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप, मेरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स यानी गणित को आप क्रमशः समझ रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है आपको बात समझ में आती होगी। जो बात समझ में नहीं आती, कृपया आप अपना कमेंट्स जरूर दें, जिससे मुझे उत्साह मिले, मुझे ताकत मिले कि हमको अपने पढ़ाने के तरीके को कैसा बदलना है कि आपके बात ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। प्रश्नावली 3.3 आप जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की विलोपन विधि आपको मैंने समझाया प्रश्नावली 3.3 के पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या आप समझते हैं लाइक दिस, 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया। ठीक है, और फिर कहा गया इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। आपके प्रश्न में लिखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा समझिएगा इत्मीनान से, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां हम सीधे लिखेंगे हल। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 3 का। तो माना 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या XY है। ये 2 अंकों वाली संख्या है भाई XY। अब यहां देखें, इकाई के स्थान पर Y है, दहाई के स्थान पर X है। ये 2 अंकों वाली संख्या XY हो गई। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। पहला समीकरण बन गया आपका। x एक अंक है, y एक अंक है। इधर से देखें तो इकाई के स्थान पर y है, दहाई के स्थान पर x। तो इन अंकों का योग 9 दिया। कितना समझ में आ गया? अब आगे जाएं। आगे प्रश्न में जाने के पहले एक चीज समझ लें। एक होता है संख्या को विस्तार रूप में लिखना। ऐसा समझे जैसे 32 है, इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 3 है। इसको विस्तार में लिखते हैं तो लिखते हैं 10 गुणे 3 धन 2। तो 33, 30 2 32। ठीक है, चाहे ऐसा लिखें 3 गुणे 10 धन 2। 3 गुणे 10 क्यों? दहाई के स्थान पर 3 है इसलिए 3 गुणे 10। इकाई के स्थान पर 2 है तो धन 2। ठीक है, दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसका 10 में गुणा, फिर 2 इकाई के स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह हम विस्तार रूप में लिखते हैं। तो इसी संख्या को जब हम विस्तार रूप में लिखेंगे, ठीक है, संख्या XY का विस्तार रूप 10x धन y है। समझ गए? 10x 10 गुणे x, x दहाई के स्थान पर इसलिए 10 गुणे x,
और फिर y इकाई के स्थान पर तो धन y। विस्तार रूप में x y संख्या क्या हो गई, 10x धन y हो गई। अब प्रश्न कहता है कि संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंक पलटने पर, अंक उलटने पर संख्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी यार, संख्या होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बड़ा इंटरेस्टिंग, संख्या होगी वाई एक्स। देख लें, एक्स पहुंच गया इकाई के स्थान पर, वाई पहुंच गया दहाई के स्थान। तो संख्या को पलटने पर, ये संख्या के अंकों को हमने पलट दिया तो ये वाई एक्स हो गया, पहले एक्स वाई था। तो इसका विस्तार रूप, अतः वाई एक्स का विस्तार रूप, विस्तार रूप 10y धन x होगा। अब ये मैं विस्तार रूप में क्यों लिख रहा हूं, प्रश्न उठता है कि संख्या आप ये माने हैं एक्स वाई, फिर उसको विस्तार रूप में क्यों लिख, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। 10x धन y, संख्या यही एक्स वाई थी जिसको विस्तार रूप में 10x धन y लिख लिया, फिर संख्या को पलटे तो वाई एक्स हो गया जिसका विस्तार रूप 10y धन x हो गया। अब प्रश्न कहता क्या है, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्नानुसार संख्या का 9 गुना, यानी 9 गुणे 10x धन y, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर जो प्राप्त होती है संख्या, संख्या को पलटने पर जो बनी इसके 2 गुने के बराबर। ये संख्या एक्स वाई थी, इसका विस्तार रूप ये हुआ, इसका 9 गुना पलटने पर जो संख्या ये प्राप्त हुई, अंकों को पलटने पर वाई एक्स, इसका विस्तार रूप ये, तो पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसके 2 गुने के बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लें। तो 10x का मान 9 में गुणा तो 90x धन 9y बराबर 10 दूना 20y धन 2x, राइट। अब ये 90x, ये 2x इधर आएगा तो 90x ऋण 2x, सॉरी ऋण 2x धन 9y ऋण 20y बराबर 0, कांस्टेंट टर्म 0। ये समझ में आता होगा, 20y को हमने इधर कर लिया ऋण में, 2x को इधर कर लिया ऋण में, चूंकि इधर धन। अब ये हो गया 88x ऋण 9y में 20y जा रहा है, ठीक है, 9y में 20y जा रहा है तो कितना हुआ 11y, 11 माइनस बराबर 0। अब एक काम और कर लेते हैं, चूंकि 11 का मल्टीपल है 88, तो 11 इससे हम कॉमन लें तो ये हो गया 8x ऋण y बराबर 0। हम समीकरण को छोटा बना रहे हैं, अब ये 11 नीचे चला जाएगा तो 8x ऋण y बराबर 0/11, तो 0/11 0 हो जाएगा, तो 8x ऋण y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हमें मिला, 8x ऋण y बराबर 0। ये बात समझ में आती है। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर दें, हमको x y मिल जाएगा, वही हमारी 2 अंकों की संख्या होगी। देख लें, पहला समीकरण क्या है, x धन y बराबर 9, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 8x ऋण y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। ये अब विलोपन विधि, चूंकि यहाँ धन y है ऋण y है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर
जब हम नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं तब लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि जब माइनस होगा घटेगा तो इन सारे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो 8x में x जुड़ा तो 9x हो गया, और ये धन y ऋण y जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बराबर ये 9 हो गया। तो x बराबर 9/9, तो 9 एकम 9, आपका x बराबर आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान 1 है, समीकरण 1 में रख दें तो 1 धन y, क्योंकि समीकरण 1 क्या है, x धन y, तो x 1 धन y बराबर 9, तो y बराबर 9 ऋण 1, तो y बराबर 8, ये हमें प्राप्त हुआ। तो उत्तर बराबर संख्या क्या थी, x y, x आया 1, x आया 1, y आया 8, संख्या हुई 18। अब देखें, अगर उत्तर की जांच करना है तो कहता है, पहले तो कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 9, ये 18 संख्या है जिसके अंकों का योग 8 1 9 होगा। दूसरा प्रश्न कहता है इस संख्या, जो हमने xy संख्या, उत्तर की जांच कर रहा हूं मैं, आपको उत्तर की जांच समझा रहा, इस संख्या का 9 गुना इसके पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। 18 को हमने पलट दिया, 81 हो गया, 18 को पलटा तो क्या हुआ, 81 हुआ, 18 नमैया 152, सॉरी 18 नमैया 162, ठीक है। और इसका गुणा कर दें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये सही है, एकदम सही, ठीक है, ये हमारा सही है। अब आप इसको रोक करके क्या कर लेंगे, इसको रोक करके आप देख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा प्रश्न आपको समझाता हूं, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 था, और उस संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका 2 गुना संख्या के 9 गुने के बराबर था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे का प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना बैंक जाती है, वहां से 2000 रुपए निकालती है। पहले प्रश्न को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, प्रश्न को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। मीना बाजार जाती है और 2000 रुपए, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए बैंक से निकालती, ठीक है। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 10 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना बैंक जाती है, बैंक से 2000 रुपए निकालती है, उस 2000 रुपए में कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 के,
ठीक है, लेकिन नोटों की संख्या 25 है। ओरली पहले इसको समझे, प्रश्न को समझे। मीना बैंक जाती है, बैंक से 2000 रुपए निकालती है। उस 2000 रुपए में 50 के और 100 के नोट हैं, लेकिन नोट कुल मिला के 50 के भी 100 के कुल मिला के 25 नोटों की संख्या है। तो बताइए कि मीना ने 50 के कितने नोट निकाले और 100 के कितने नोट निकाले। ठीक है, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक है, x मान लिए। रुपए 50 के जो नोटों की संख्या है वो x है, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या हम मान लेते हैं y है। ठीक है, कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25। अतः प्रश्नानुसार x धन y बराबर 25, क्योंकि कुल नोटों की संख्या है 25। पहला समीकरण बन गया। ठीक है, कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं, लेकिन कुल मिला के नोट कितने हैं? 25 हैं, इसलिए x धन y बराबर 25। अब आगे क्या कहा, आगे समझें। रुपए 50 के नोटों का मूल्य, अब यहां थोड़ा समझिए। रुपए 50 के नोटों का मूल्य है रुपए 50x। रुपए 50 के नोटों का मूल्य, क्योंकि x संख्या है 50 रुपए की, तो मान लो अगर x 2 है, 3 है, तो 50 के नोट 3 है, तो 50 में 3 का गुणा करे तब न 150 हुआ 50 के नोटों की कीमत। ठीक है, जैसे अगर उसके पास 10 थे 50 के नोट, तो 50 गुणे 10 बराबर 500 हुआ। ये पूरी कीमत हुई, पूरी वैल्यू हुई किसकी? 50 रुपए के नोट की। समझ रहे हैं? तो चूंकि 50 रुपए के नोट x हैं, इसलिए 50 रुपए के नोटों की कुल ये मूल्य हुआ रुपए 50x, तथा रुपए 100 के नोटों का मूल्य बराबर कितना हुआ? रुपए 100y। क्योंकि रुपए 100 के नोटों की संख्या y है, इसलिए उसकी वैल्यू हुई, उसकी कीमत हुई 100। अतः प्रश्नानुसार, अब फिर से अतः प्रश्नानुसार, उसके पास कुल कितने नोट, कुल कितना रुपया है, बैंक से कितना निकाली। अतः प्रश्नानुसार 50x, 50 के जितने नोट हैं उनकी कुल कितनी कीमत है, कुल कितना रुपया है, और 100y बराबर 2000। अब देखें, 50 इससे हम बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ x धन 2y बराबर 2000 हुआ। ये समझ में आता होगा। हम 50 दोनों से कॉमन ले लिए, बाहर निकालिए, तो 50 का x में गुणा करे तो 50x, और 50 का 2y में गुणा करे तो 50 दूना 100y। ठीक है, तो अब ये हुआ x धन 2y बराबर 2000 बटे 50। तो ये कट गया, 5 चौक 20, ये 0, तो x धन 2y बराबर 40। ये हो गया दूसरा समीकरण। और समीकरण 1 को समीकरण 2 को लेकर के हम विलोपन विधि से हल कर दें। ठीक है, ये समझ में आता होगा। सारे प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा।
तो x धन y बराबर 25, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x धन 2y बराबर 40, ये दूसरा समीकरण आपका हो गया ऐसा। ठीक है, तो विलोपन विधि करेंगे तो यहाँ अब घटाने पर लिखेंगे। क्यों घटाने पर लिखेंगे? x x तो दोनों समीकरण में है लेकिन साइन सेम है, इसलिए ये विलुप्त नहीं होगा। तो ये धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, x x कट गया। अब y में 2y गया तो कितना हुआ? ऋण y बराबर 25 में 40 गया, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट गई तो कितना आ गया? 15, वो भी ऋण। ठीक है, तो ये ऋण ऋण कट गया, आपका y बराबर आ गया 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या है 15। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 है x दान y बराबर 25, तो y का मान आया 15, तो x धन 15 बराबर 25, तो x बराबर हो गया 25 ऋण 15, तो x बराबर आपका हो गया 15 10 25, ये हो गया 10। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या 10 है तथा 100 के नोटों की संख्या 15 है। अब इसकी चाहे तो ₹50 के नोट 10 है और ₹100 के नोट 15 है। अब देख लें, चूंकि 50 के 10 नोट है तो 50 गुणे 10 धन 100 के 15 नोट है तो 100 गुणे 15। अब इसका 2000 आना चाहिए, 50 दाम 500, ये 100 1500, ये बराबर हो गया आपका 2000। इसका मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। ये मैं यहाँ पर उत्तर की जांच आया करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो उत्तर की जांच जरूर कर लिया करें। बात समझ में आई तो ये वीडियो रोक के आप इस प्रश्न को अच्छे से उतार लेंगे, वीडियो रोक करके। ठीक है, एक प्रश्न बचा लास्ट में, तो आइए इसको मिटाते हैं। लास्ट प्रश्न आपका क्लियर कर देते हैं। अब लास्ट प्रश्न क्या है? अब आज ऐसा हो गया है कि पहले भी था कि बच्चे, लास्ट प्रश्न की बात कर रहा हूँ, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने का, पुस्तकों का उनको किराया भी देना पड़ता है। इस प्रश्न में इसी की चर्चा है। ठीक है, लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रश्न को समझें। पुस्तकालय में जब हम पुस्तकालय से पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन आप पढ़ेंगे तो इतना लिया जाएगा। अब उसमें आप चाहे 1 दिन पढ़ें चाहे 2 दिन पढ़ें, वो 3 दिन का नियत किराया ले ही लिया जाए। इसके बाद 3 दिन के आगे जब आप पढ़ेंगे तब फिर वो प्रतिदिन के हिसाब से किराया होगा। ठीक है, तो बस इसी तरह ये नियत किराया हम x मान लेंगे और अतिरिक्त दिन का किराया हम y मान लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे का लास्ट प्रश्न है, शायद चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न। ठीक है, माना पुस्तक का नियत किराया, निश्चित नियत किराया ₹x है।
तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया रुपए वाई है। अब देखें प्रश्न में आगे क्या लिखा। आगे लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए। सरिता एक पुस्तक लाती है 7 दिन के लिए और 27 रुपए देती है, ठीक है। क्योंकि सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लाती है, इसलिए अतिरिक्त दिन होंगे। अब यहीं थोड़ा समझ लेना, अतिरिक्त दिन होंगे बराबर 7 ऋण 3 बराबर 4। ये 3 दिन पहले लिखा है, क्या 3 दिन तो नियत है, तो बचा कितना 4 दिन। इस 4 दिन का किराया वो वाई रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देगी। अतः प्रश्नानुसार x धन 4y बराबर 27, ये पहला समीकरण बन गया। 3 दिन का नियत किराया है x, बचा ये 4 दिन, क्योंकि 4 3 7, तो ये 4 दिन का वाई रुपए वाई प्रतिदिन, इसलिए 4 वाई रुपए हो गया। तो ये दोनों रुपए मिलकर नियत का 7 दिन का नियत और 4 दिन का अतिरिक्त जो प्रतिदिन के हिसाब से, ये दोनों मिलकर के 27। ये x रुपया भी है, 4 वाई रुपया भी, कुल मिला के 27, ठीक है। अब सुशी लिखा है आगे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपए 21 अदा किए, ठीक है। सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखे, चूंकि सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखे, इसलिए अतिरिक्त दिन होंगे, अतिरिक्त दिन क्या होंगे सुशी के लिए, अतिरिक्त दिन होंगे बराबर 5 ऋण 3 बराबर 2। 5 दिन के लिए वो पुस्तक लाई, 3 दिन नियत किराया है, तो 5 में 3 चले गए, 2 हो गया। अतः प्रश्नानुसार जो समीकरण बना, अतः प्रश्नानुसार क्या हुआ भाई, प्रश्नानुसार हुआ x धन 2y बराबर 21, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण विलोपन विधि से हल कर दें तो नियत किराया जाएगा, प्रतिदिन का किराया जाएगा। तो पहला समीकरण क्या है, x धन 4y बराबर 27, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x धन 2y बराबर 21, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसी को हल कर लें, फिर देख लें, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन दोनों धन है, इसका मतलब इसको विलुप्त करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर x x कट गया, 4y में ऋण हो गया तो 2y गया, तो 2y, 27 में 21 चला गया तो 6, तो y बराबर आ गया 6/2, 2 त्याई 6, आपका y बराबर आया 3। y बराबर कितना आया, 3 आया।
अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 1 में रखें चाहे 2 में रखें, समीकरण 1 है x धन 4y, x धन 4y बराबर 27। तो y का मान आ गया x धन 4 गुणे y कितना है 3 बराबर ये हो गया 27। तो x धन 12 बराबर 27, x बराबर 27 ऋण 12, x बराबर हो गया 7 में 2 गए 5, ये हो गया 15। ठीक है। अब देखें प्रतिदिन का जो किराया है वो 3 रुपए है, y 3 आया, तो 7 दिन का किराया कितना हुआ, इसमें लिखा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नियत किराया बराबर, नियत किराया बराबर हो गया कितना, x माने थे रुपए 15, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना हो गया, अतिरिक्त किराया आपका हुआ रुपए 3, ये y बराबर 3 आया। अब देखें 7 दिन है, 7 दिन, 7 दिन में 3 दिन का, 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया है 15 धन 7 दिन में 3 दिन का ये नियत किराया हो गया 15, बचे 4 दिन, तो प्रतिदिन का किराया है 3, तो 4 3 12, तो 15 12 27, सरिता जो 7 दिन को लेती है वो 27 है, इसका मतलब अपना ये सही बात समझ में आई। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के कथन को समझना, कथन एक बार समझ गए आपने, समीकरण बना लिया, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पूरा हुआ। इसमें वज्र गुणन विधि भी लास्ट में लिखा है सारांश में, लेकिन अभी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। बाद में जब वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और फिर मैं कहूँ हर वीडियो में यही कहता हूँ, स्टडी मतलब कंटिन्यूटी, रोज आप पढ़ें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।